हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 7 का जो नया किताब आ गया है सामाजिक विज्ञान का, उसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। जो पहला चैप्टर है, तो पहला जो चैप्टर है आपका क्लास 7 का जो सामाजिक विज्ञान है वह है आपका भारत की भौगोलिक विविधता। मतलब यह जो चैप्टर है आपका भूगोल का है, भूगोल, जिसको इंग्लिश में हम लोग ज्योग्राफी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है भारत की भौगोलिक विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के, अनेक तरह के। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक का मतलब हो गया हम लोगों का जो देश है भारत, उसके बारे में पढ़ना है कि उसका भूमि किस तरह का है। कहीं पहाड़ी इलाका है ना, कहीं पे आपको बालू वाला इलाका मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा, कहीं पे आपको भूमि समतल मिलेगा, कहीं पे पठार मिलेगा। तो इसी सब को हम लोगों को अध्ययन करना है। तो अलग अलग क्षेत्र में आप देखिएगा अलग अलग तरह का भूमि मिलेगा, अलग अलग तरह का जमीन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले याद रखिएगा, भूगोल को समझना है तो सबसे जरूरी है मैप। मैप अगर आपका क्लियर हो गया तो इंडिया का मैप को अगर आप अच्छा से समझ लिए तो इस चैप्टर को पूरा आसानी से आप समझ लीजिएगा। पूरा जान जो है ना इस चैप्टर में मैपे में है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा समय लगाएंगे इस मैप को समझने में, ताकि हम लोगों का जो देश है भारत, उसके बारे में हम लोग हर एक चीज को अच्छा से समझ लें। तो समझिए, इस मैप को समझिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। पड़ोसी देश का मतलब क्या भैया? तो पड़ोसी तो बहुत तरह का होता है। पड़ोसी का मतलब हम लोग समझेंगे जो एकदम हम लोग के घर के दीवार से जो जुड़ा हुआ है। मतलब घर का हम लोग का दीवार खत्म हुआ और दूसरे आदमी का घर आ गया तो उसको पड़ोसी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का अपना देश का जो पड़ोसी होगा वह उसी देश को पड़ोसी बोलेंगे जो सीमा से जुड़ा हुआ है। मतलब हम लोगों का जो देश का सीमा है उससे जो देश जुड़ा होगा वही कहलाएगा आपका पड़ोसी देश। अब यहाँ पे पड़ोसी देश का बात करेंगे भाई, तो अगर हम अपने देश का बात करेंगे तो इसके चारों तरफ तो भूमि है और कहीं पानी भी तो है। पानी भी तो है, और पानी में भी, इस समुद्र में भी तो कुछ देश है ना, वो भी तो पड़ोसी होगा। तो पानी वाला जो देश है याद रखिएगा, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, यह भी तो पड़ोसी देश है। तो यह जो पड़ोसी देश है पानी वाला है, जल वाला है, इसीलिए इसको हम लोग जलीय पड़ोसी बोलेंगे। और ये भूमि वाला जो आप देख रहे हैं पड़ोसी देश, जो जमीन से सटा हुआ है हम लोगों को, हाँ, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ये सब हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्थलीय पड़ोसी। तो कुल पड़ोसी का अगर हम बात करेंगे तो भारत का कुल पड़ोसी जो देश है वो कितना है? 9, जिसमें 7 आपका भूमि वाला है, ठीक है, स्थलीय है, स्थल मतलब भूमि, भूमि वाला है, और 2 आपका क्या है? जलीय है। याद रखिएगा जैसे। तो इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे जो है आप देख रहे हैं थोड़ा सा पश्चिम और उत्तर की तरफ है, उत्तर पश्चिम में है, वो आपका क्या है? पाकिस्तान है ना, जो पहले इंडिया का ही ना भाग था। उसके बाद क्या? अफगानिस्तान, ये भी क्या था? इंडिया का ही भाग था। हम ही लोग के देश से ही सब निकला था। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आपका हो गया चाइना। उसके बाद यह जो आप छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं यह हो गया आपका भूटान। और इधर जो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये हो गया आपका म्यांमार। क्या हो गया? म्यांमार। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब क्या हो गया? आपका पड़ोसी हो गया। कौन सा पड़ोसी? भूमि वाला, स्थलीय पड़ोसी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इस साइड याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम की तरफ, ये आपका क्या होगी? देखिए ये हो गया, दिशा जरूर याद रखिएगा। ये उत्तर हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, और इधर आपका दक्षिण हो गया। जब भी इंडिया का नक्शा सामने रखिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ऊपर वाला उत्तर हो जाएगा, इधर वाला पूरब हो जाएगा, इधर वाला पश्चिम हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दिशा जरूर ध्यान रखिएगा। दिशा समझ गए तो नक्शा दिमाग में रहेगा और सारा चीज आप बता दीजिएगा। इसको खूब ध्यान से समझिए। समझ गए? इधर की तरफ बात करेंगे, याद रखिएगा, पश्चिम उत्तर की तरफ, मतलब इधर उत्तर भी है पश्चिम भी है। तो उत्तर पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आएगा। उत्तर की तरफ बात करेंगे तो नेपाल आएगा, चाइना आएगा। और पूरब की तरफ बात करेंगे तो वहां पे आपको भूटान मिल जाएगा, बांग्लादेश मिल जाएगा, म्यांमार आ जाएगा।
ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। अब इसका ट्रिक आपको याद रखना है। तो ये सारा जो पड़ोसी आप देख रहे हैं देश, इसका ट्रिक से हम आपको याद करवा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं। तो ये सब हो गया आपका पड़ोसी देश, ये वाला स्थलीय हो गया। और श्रीलंका और मालदीव जो है यह भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन कौन वाला है? जलीय वाला है। ये समझ गए। अब समझना है, ये देखिए इधर तो पूरा भूमि है, जमीन है, इधर क्या मिलेगा आपको? पूरा जमीन। लेकिन यहां से अगर हम बात करेंगे, ये पूरा भूमि है, और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं नीला नीला ब्लू ब्लू, ये सब क्या है? समुद्री इलाका है, समुद्र का पानी है। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको दो चीज का। एक आपको याद रखना है, अगर पश्चिम के तरफ ये वाला जो समुद्री इलाका है, इसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर, याद रखिएगा। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड बात करेंगे, पश्चिम की तरफ बात करेंगे, तो ये वाला जो समुद्री इलाका है उसको बोलेंगे अरब सागर। क्या बोलेंगे? अरब सागर। और पूरब में यह जो समुद्री इलाका है इसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल इंग्लिश में बोला जाता है। समझ गए? दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे जो समुद्री इलाका है इसको हम लोग बोलेंगे भारतीय महासागर, इंडियन ओशन बोलते हैं, भारतीय महासागर, सागर याद रखिएगा। समझ गए? तो तीन तरह का यहां पे समुद्र वाला भाग याद रखना है। पश्चिम में बात करेंगे तो अरब सागर होगा, पूरब में बात करेंगे तो बंगाल का खाड़ी होगा। ये जो समुद्री इलाका है इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और ये वाला जो इलाका है इसको अरब सागर बोलेंगे। और दक्षिण में यह वाला जो भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भारतीय महासागर, इंडियन ओशन। तो इसको आपको अच्छा से दिमाग में फिट कर लेना है। खाड़ी किसको बोलते हैं आपको हम आगे जाके समझाएंगे, जिसको बंगाल की खाड़ी क्यों बोलते हैं, खाड़ी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाड़ी का मतलब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खाड़ी का मतलब होता है जब समुद्र तीनों ओर से मिट्टी से घिर जाता है तो वो जो समुद्र वाला भाग होता है उसको खाड़ी बोलते हैं। ये पूरा जो समुद्र है इधर वाला पूरा ये मिट्टी से घिरा हुआ है, देख रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे खाड़ी। तो यहाँ पे पड़ोसी जो देश है भारत का उसका नाम याद कर लेना है। उसके बाद दक्षिण में भारतीय महासागर है, उसको ध्यान रखना है। पूरब में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी है, उसको ध्यान में रखना है। पश्चिम में अगर हम बात करेंगे भैया तो अरब सागर है, उसको ध्यान में रखना है। तो इस नक्शा को दिमाग में फिक्स कर लीजिए, याद रखिएगा। तो ज्योग्राफी में अच्छा करना है आपको, सामाजिक विज्ञान में अच्छा करना है, तो भूगोल आपको समझने के लिए जरूरी है मैप को समझ लीजिए। और यहां पे मैप अगर समझ ले तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये बहुत इंपोर्टेंट, सबसे ज्योग्राफी का सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर यही है आपका, क्योंकि यहाँ पे पूरा भारत के बारे में आपको जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है सबको आपको जानना है। ये जानेंगे हम लोग। चलिए अगला देखिए, यह तो हो गया भारत वाला पूरा नक्शा हम लोग देख लिए, पड़ोसी जो देश है उसको देख लिया। अब कुछ और चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत का और भी भाग है जो समुद्र में है। यह जो आप देख रहे हैं छुटपुट, यह जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं जो समुद्र में होता है, टापू जैसा होता है, बड़ा बड़ा जमीन का भाग होता है। इतना बड़ा तो नहीं होता है लेकिन काफी होता है, जिसमें एक शहर एक गांव बस सकता है। तो इस तरह छुटपुट छोटा छोटा द्वीप होता है, और ये पूरा जो द्वीप है उसका जो समूह है उसको हम लोग नाम दिए लक्षद्वीप। याद रखिएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, तो द्वीप क्या होता है? ऐसा भूमि जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उस भूमि को, ठीक है, उस स्थल को हम लोग बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। समझ गया? तो ये द्वीप हो गया। तो यहाँ छोटा छोटा बहुत सारा द्वीप होगा, इस समूह को बोलेंगे लक्षद्वीप। उसी तरह ये लक्षद्वीप किधर है? याद रखिएगा, अरब सागर की तरफ है। बंगाल की खाड़ी में बात करेंगे तो इधर भी छोटा छोटा बहुत सारा द्वीप है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप। अंडमान एंड निकोबार द्वीप याद रखिएगा। यह भी भारत का ही हिस्सा है, दूसरी जगह का नहीं है। तो भारत का ये वाला नक्शा तो याद ही रखना है। उसके साथ साथ जो द्वीप समूह है भारत का दो, एक आपका हो गया लक्षद्वीप, दूसरा हो गया आपको याद रखना है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप इधर होगा मतलब अरब सागर की तरफ, और जो
आपका अंडमान एंड निकोबार होगा वो आपका राइट साइड में होगा, पूरब की तरह होगा, मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में होगा। इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। दाएं भी ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी भी याद रखना है, और ये भी ध्यान में रखना है उधर एक द्वीप का समूह है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप। क्लियर है? तो इसको खूब अच्छा से आप कॉपी में अपना स्केच कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें इंडिया के बारे में बहुत सारा चीज हम लोगों को जानना है, और यह चैप्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पे आप देखिएगा कोई भी अगर बच्चा तैयारी करता है ना, दरोगा का, सिपाही का, रेलवे का, किसी भी एग्जाम का तैयारी करता है, यूपीएससी का, बीपीएससी का, उसके लिए यह चैप्टर जो सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्लास 7 को नहीं समझ रहे हैं, क्लास 7 का जो चैप्टर है वो तो आप पढ़िए लीजिएगा। यह जो होगा फ्यूचर में आपका भविष्य में जब जाइएगा किसी कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो वहां पे यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और चीज को समझे रहिएगा तो उसको याद करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन चीज को नहीं समझेगा तो उसको याद करना दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के हिसाब से जो भारत है पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जो देश होगा विश्व का रसिया हो जाएगा, और भारत जो है पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पड़ोसी देश का बात करेंगे तो आपको बता दिए 9 पड़ोसी देश है भारत का, 7 हो गया आपका स्थलीय और 2 हो गया आपका जलीय। तो यहां पे आप याद रखिएगा देश का नाम का ट्रिक आपको हम बता दे रहे हैं बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, ठीक है, M से हो जाएगा, इमेज छाट दीजिएगा, काट दीजिएगा, M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये 7 जो आप देख रहे हैं ये भारत का पड़ोसी राज्य है। कौन वाला? स्थल वाला, मतलब जहां पे जमीन हम लोग का मिलता है, सीमा, जमीन वाला सीमा मिलता है। ठीक है, अब इसमें ट्रिक में आपको ध्यान रखना है साइज के हिसाब से बना है। सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगता है? बांग्लादेश के साथ। तो भारत का सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ लगता है? तो अफगानिस्तान के साथ। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट। तो यहां पे आपको लिख दिए सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ। जलीय पड़ोसी का बात करेंगे तो याद रखिएगा श्रीलंका और मालदीव, मतलब जलीय सीमा, भाई जल में है तो ये भी तो पड़ोसी हो गया ना, बहुत नजदीक है, तो ये आपका जलीय पड़ोसी हो गया। ध्यान रखिएगा, तो 9 कुल पड़ोसी हो गया, 2 जलीय और 7 हो गया आपका स्थलीय। अब आपको ध्यान में रखना है कि पूरा जो पड़ोसी देश है भारत का, उस सबको मिलाकर एक बड़ा जमीन का भाग बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप क्या है भैया? तो भारत और उसका पड़ोसी जो देश है उसको मिलाकर जो भूमि बना है, जो क्षेत्र बना है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, अब आपको चौहद्दी याद रखना है भैया, बहुत इंपोर्टेंट है। भारत का जो प्राकृतिक चौहद्दी है, जो प्राकृतिक ने बनाया है, प्राकृतिक ने कैसे कोई सीमा बना देता है, जैसे आपके गांव से कोई नदी जा रहा है तो बोलते हैं ना नदी के उस पार ये पंचायत या यह गांव और इधर ये गांव, तो नदी प्राकृतिक सीमा हो गया कि नहीं हो गया? तो देश में बहुत सारा प्राकृतिक सीमा होता है, जैसे पहाड़ बीच में है, उधर दूसरा देश है, इधर कोई दूसरा देश है, कोई नदी बह रहा है, उधर कोई अलग देश है, इधर कोई अलग देश है। तो उसी तरह भारत में भी बहुत सारा प्राकृतिक सीमा है। उत्तर में क्या है भैया? तो हिमालय पर्वत है। दक्षिण में क्या है भैया? तो हिंद महासागर है। ठीक है, क्या है? हिंद महासागर है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम में क्या है? अरब सागर आपको बता दिए, और पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो हिंद महासागर, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन ओशन बोलेंगे। ओशन मतलब महासागर। तो याद हो गया, उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये सीमाएं भारत को अन्य देशों से अलग करती हैं, भारत की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को आकार देती है। तो हम लोगों का जो संस्कृति है, जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है,
उसको यही सब तय करता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और विशाल जो सीना ताने खड़ा हुआ है जिसका नाम है हिमालय पर्वत, ये सभी मिलकर ना जलवायु को, यहाँ की संस्कृति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग। तो पड़ोसी राज्य के बारे में हम लोग जान गए ना, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये सारा चीज हम लोग जान गए। अब हम लोगों का जो देश है उसके अंदर का बात करेंगे। जो देश है हम लोगों का उसके अंदर का बात करेंगे, उसमें किस तरह का भूमि है ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये उत्तर वाला साइड में अगर आप देखिएगा तो इधर आपका पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय पहाड़। तो हिमालय पहाड़ पूरा बिखरा हुआ है यहां से लेकर उत्तर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम दक्षिण में बात करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दक्षिण में, ये आपका हो गया पठारी वाला क्षेत्र, पठार मिलेगा आपको। तो उत्तर में आपको मिला पहाड़ और दक्षिण में मिला आपको पठार, पहाड़ पठार, क्लियर है। उसके बाद बीच में अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बीच वाला क्षेत्र, तो यह हो गया आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। मैदानी क्षेत्र याद रखिएगा, क्योंकि यहां से बहुत सारा बड़ा बड़ा नदी बहता है, जैसे गंगा हो गया, सिंधु नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, ये सबके मिलने से एक बड़ा मैदान तैयार होता है, ध्यान रखिएगा। ये मैदानी क्षेत्र हो गया बीच में। इधर हम बात करेंगे, पश्चिम में बात करेंगे भारत के, तो इधर जो होगा भैया रेगिस्तान होगा, मतलब क्या होगा, मरुस्थल। रेगिस्तान मतलब मरुस्थल, बालू वाला इलाका होगा। तो पश्चिम में बालू वाला इलाका है, दक्षिण में पठारी वाला इलाका है, उत्तर में बात करेंगे तो पहाड़ी वाला इलाका है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर में क्या हो गया भैया, तो 5 भाग में इंडिया का जो भूमि है, भारत का जो भूमि है, उसको हम लोग 5 भाग में बांट दिए हैं। ऊपर की तरफ हो गया आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है ना, तो हिमालय पहाड़ वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जो उत्तर की तरफ है। उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र है जो बीच में है, ठीक है, सिंधु गंगा का मैदान, जो क्या है उत्तरी की तरफ है, थोड़ा सा बीच में है। उसके बाद पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो वहां पे बालू वाला इलाका है, रेत वाला इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, जिसको हम लोग बोलेंगे थार मरुस्थल। उस मरुस्थल का, उस रेगिस्तान का नाम क्या है, थार मरुस्थल, जो पश्चिम में है। दक्षिण में बात करेंगे भैया तो पठार है, उस पठार का नाम क्या है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और बाकी देश के बाहर वाला जो जलीय जगह है, वहां पे भी हम लोगों का भारत का भाग है, जिसका नाम है द्वीप समूह, जिसमें 2 तरह का द्वीप समूह हम लोग पढ़े हैं। जो अपना है, अपने देश का है, जिसका नाम है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में है, और अंडमान एंड निकोबार, जो आपका बंगाल की खाड़ी वाला साइड में है, पूर्व साइड में है। तो ये दिशा जरूर ध्यान रखिएगा। तो अपना जो भारत है उसको हम लोग 5 प्रमुख भौगोलिक भागों में बांटे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। उत्तर में हिमालय हो गया, ठीक है, बीच में आपका क्या होगा, मैदानी क्षेत्र हो गया, गंगा सिंधु गंगा का मैदान हो गया। दक्षिण में बात करेंगे भैया तो पठारी इलाका हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया। पश्चिम में बात करेंगे तो थार मरुस्थल हो गया। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। और जल में बात करेंगे तो वहां पे भी 2 तरह का द्वीप समूह हो गया, एक आपका लक्षद्वीप और एक हो गया अंडमान एंड निकोबार, ध्यान रखिएगा।
अब कुछ हम लोग भौगोलिक शब्द पढ़ेंगे और ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, समझ में भी नहीं करता है। तट क्या होता है, तटीय मैदान क्या होता है, घाट क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, समझ में आता ही नहीं है और हम लोग भूगोल पढ़ते जाते हैं। तो ये सारा टर्म को समझ लीजिए भैया, ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और ये सब टर्म को नहीं समझिएगा ना तो याद तो कीजिएगा, समझ में आपको नहीं आएगा। तो चलिए एक एक टर्म को हम लोग समझते हैं। देखिए तट, तट का मतलब क्या होता है, तो पूरा दुनिया में हम बात करेंगे भैया तो एक भूमि है और एक समुंदर है। भूमि है, समुंदर है, तो जहां पे हम लोग रह रहे हैं भूमि है और उस देश से जो सटा होगा वो क्या है भैया, पानी वाला जो भाग है बड़ा सा समुद्र है, सागर है, महासागर, यही ना है। अब आपको ध्यान में रखना तट मतलब होता है किनारा, लेकिन कौन सा किनारा, तो देखिए ये होगी आपका भूमि, ये क्या होगी आपका भूमि। तो भूमि और जल याद रखिएगा, भूमि और जल, जल वाला कौन मतलब हो गया आपका समुद्र, याद रखिएगा क्या हो गया, समुद्र, ठीक है। तो भूमि और जल जहां पे मिलता है उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं तट, याद रखिएगा क्या बोलेंगे, तट, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कोस्ट। तो समुद्र और भूमि के मिलने वाला जो भाग होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको हम लोग बोलते हैं तट, किनारा। तो भूमि का जो किनारा है जहां पे वो समुद्र से मिल रहा है उसी जगह को हम लोग बोलते हैं तट बोलते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए क्या हो गया, भूमि है, जमीन है, किसी देश का वो जमीन है और यहाँ पे क्या है भैया, समुंदर है। अब यह जो जगह है, यह जो क्षेत्र है जहां पे ये सब मिल रहा है, जहां पे भूमि और समुद्र मिल रहा है, उस जगह को हम लोग बोलेंगे तट बोलेंगे। और इस क्षेत्र को हम लोग प्यार से कहेंगे तटीय क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में क्या होगा, दिमाग लगाइए, ये क्षेत्र जो हो सकता है ये भैया समतल हो, मतलब मैदानी इलाका हो, मैदान मतलब समतल भूमि, या हो सकता है यहाँ पे पठार जैसा हो, या हो सकता है यहाँ पे पहाड़ जैसा उठा उठा हो, पहाड़ के बाद समुंदर हो। तो ध्यान रखिएगा। तो तट आप समझ गए। अब तट के पास अगर तटीय मैदान है, समतल भूमि है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, तटीय मैदान। तो जहां पे तट है मतलब जहां पे भूमि और समुद्र मिल रहा है वहां पे सपाट भूमि है, तो उस भूमि को, उस जमीन को हम लोग बोलेंगे तटीय मैदान, सपाट। अगर वहां पे पहाड़ वार है, घाट ओट है, पहाड़ वार है, पठार उठार है, तो उसको हम लोग बोलेंगे घाट, याद रखिएगा। क्लियर हो गया, मैदान समझ गए। लेकिन उठा हुआ भाग होगा, पहाड़ वार होगा, भूमि जहां पे मिला और पहाड़ वार होगा, समतल नहीं होगा, और उसके बाद समुद्र आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाट। जैसे गांव इस समय आप देखिएगा या कहीं पे भी हम लोग जब पूजा करने जाते हैं, छठ वाला, छठ का पूजा जब करने जाते हैं तो हम लोग घाट के पास जाते हैं। तो घाट के पास हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब एक भूमि है और उसके आसपास पोखरा ओखरा रहता है। तो भूमि है और पानी है, और भूमि जो होगा उठा होगा, थोड़ा पोखरा नीचे होगा, तो वही तो घाट है। तो उसी तरह ये उठा वाला भाग जो आप देख रहे हैं जहां पे पहाड़ है और समुद्र है, ये वाला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं घाट बोलते हैं। ये सब तटीय आपका क्षेत्र में ही आएगा, समझ गए। तो तटीय मैदान आप समझ गए, घाट आप समझ गए, तट रेखा। अब यह जो बाउंड्री है, ऐसे फीता से मापिएगा, ऐसे ही जो बाउंड्री है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं तट रेखा। क्या बोलेंगे, तट रेखा। रस्सी से नाप लिए भैया कितना है, कितना लंबाई है। तो जो तट है
उसका जो लंबाई आप मापते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग तट रेखा। ठीक है, तो जहां भूमि और समुद्र मिलते हैं उस पूरी सीमा रेखा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तट रेखा बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे सीमा का, तो भारत में दो तरह का सीमा हो जाएगा, एक वो स्थलीय सीमा और एक हो जाएगा जलीय सीमा। जलीय सीमा को ही हम लोग बोलेंगे तटीय सीमा। तटीय सीमा मतलब समुद्र से कितना सीमा लगा है, तो ये समुद्र से जो सीमा लगा है, जो बाउंड्री लगा है, इसके मापेंगे तो इसको तटीय सीमा हम लोग बोलेंगे, मतलब जलीय सीमा। अब भूमि से अगर लगा रहता किसी देश का, ठीक है, सीमा, तो उसको बोलेंगे स्थलीय सीमा। तो घाट समझ गए, तट रेखा समझ गए, तो तट से ही पूरा ये सब मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा, इसी का भाग है। तट मतलब होता है जहां पे समुद्र और भूमि मिलता है उसको तट बोलते हैं। उस पूरे क्षेत्र को तटीय मैदान बोलते हैं, उस पूरे क्षेत्र को तटीय क्षेत्र बोलते हैं। जब पूरा समतल होगा वो क्षेत्र तो तटीय मैदान बोलेंगे, उठा होगा पहाड़ जैसा, पठार जैसा, तो उसको घाट बोलेंगे। ठीक है, और वहां पे जो उसका सीमा है उसको हम लोग तट रेखा बोलेंगे। अब कुछ और शब्द को समझेंगे जो बार बार भूगोल में आएगा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा देखिए, जब नदी निकलता है ना, गांव इस समय भी जाके देख लीजिए, जब नदी चलता है ना और उसका पानी जब बहता है तो केवल पानी नहीं बहता है, उसके साथ बहुत सारा मिट्टी का कण जो पूरा टकरा उकरा के पहाड़ वहां से चट्टान उट्टान से टकरा कर उसका जो कण है उसको भी बहाता है। अपने साथ बहुत सारा मिट्टी का, बालू का, रेत का कण भी अपने साथ लेके वो जाता है। तो नदी जब आपके गांव से गुजरेगा ना तो मिट्टी को छोड़ देता है, मिट्टी जमा हो जाता है, उसी को हम लोग लोकल बालू के रूप में ले आके घर और में इस्तेमाल करते हैं। और वहां का भूमि बहुत उपजाऊ हो जाता है, खीरा उड़ा ये सब खूब उगता है। ठीक है, तो नदी के आसपास वाला जो भूमि होता है ना बहुत उपजाऊ होता है। लेकिन वही वहां पे तो छोटा सा भूमि बनाया, लेकिन वही जब नदी जब समुद्र में मिलता है ना तो समुद्र में जाके डायरेक्ट नहीं मिलता है, समुद्र के पास जैसे ही जाता है तो इसे छितरा के बहने लगता है। छितरा के बहने के वजह से वहां पे बहुत सारा ऐसे ऐसे भूमि, मिट्टी, रेत, कण जमा होने लगता है। तो याद रखिएगा, डेल्टा का मतलब हो गया वह भूमि जो नदियों द्वारा बनाया गया है। तो नदी अपने साथ जो कण, मिट्टी के कण, रेत, बालू ओलू, ठीक है, लाते हैं और उससे जो भूमि बनता है उसी भूमि को हम लोग बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। ये कहां पे बनेगा? समुद्र के आसपास बनता है, ध्यान रखिएगा। गांव में भी बनता है लेकिन छोटा लेवल का होता है तो इसको डेल्टा हम लोग नहीं बोलते, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे जिस तरह बना है वहां पे भी उसी तरह बनता है। तो याद रखिएगा, डेल्टा का मतलब क्या है? नदी के समुद्र में गिरने से पहले उसके द्वारा लाए गए अवसाद जो होता है। अवसाद क्या भैया? इसमें रेत होगा, मिट्टी होगा, बालू होगा, ये सब, ठीक है, कि जमाव से बना जो क्षेत्र होता है, जो त्रिकोणीय स्थल होता है, जमीन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। तो यह जो आप त्रिकोणीय जो आप देख रहे हैं भूमि जो बन रहा है, यह भूमि क्या पहले से बन रहा है? नहीं, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, पानी जैसे जाएगा बनते जा रहा है। यह सब भूमि बन चुका है, लेकिन यह भूमि बार बार यहाँ पे नदी पास करेगा और अपना यहाँ पे जो तलछट है उसका, ठीक है, जो अवसाद है उसको जमा करते जाएगा और इस भूमि को, इस जमीन को, इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे डेल्टा बनेगा। तो यहाँ का जो जमीन होता है बहुत ही उपजाऊ होता है, याद रखिएगा। अवसाद जब भी बोले मतलब रेत होगा, बालू होगा, कण होगा। अब प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है?
पठार हम लोग समझ गए। देखिए जो उठा होगा उसको क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे। जो थोड़ा सा उठा होगा, सपाट होगा, उसको क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। और जो सीधा समतल होगा, उठा हुआ नहीं होगा, समतल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैदान बोलेंगे। ये आपको बता चुके हैं। तो ये हो गया आपका पहाड़ हो गया, ये आपका पठार हो गया, ये आपका मैदान हो गया। अब प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है याद रखिएगा। तो ऐसा पठार जो तीनों तरफ से, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, पानी से। तो ऐसा पठार जो पूरे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, मतलब चारों तरफ का मतलब है एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से हो जाएगा तो द्वीप हो जाएगा, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ तो उसको द्वीप बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा पठार जो तीनों तरफ से, एक तरफ तो वो रहेगा, तीनों तरफ से अगर जल से पानी से घिरा है, तो वैसे पठार को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, प्रायद्वीपीय पठार। जैसे ये वाला जो पठार है आपका, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। तो उसी तरह अगर भारत का नक्शा देखिए ध्यान से, तो ये वाला जो पठार है वो तीनों तरफ से, इधर से भी पानी से घिरा है, इधर से भी पानी से घिरा है, इधर से भी पानी से घिरा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार, याद रखिएगा। तो भारत में ये वाला जो हिस्सा है आपका दक्षिण की तरफ, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। पठार तो है लेकिन तीनों तरफ से पानी से घिरा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे खाड़ी किसको बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार समझ गए, ऐसा पठार जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। अब खाड़ी किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं खाड़ी देश, बंगाल की खाड़ी, इसका मतलब क्या है, फारस की खाड़ी। खाड़ी का मतलब क्या है, देखिए प्रायद्वीपीय पठार का उल्टा डिफिनेशन होता है खाड़ी का। खाड़ी बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार जो है, पठार घिरा हुआ था पानी से। अब यहां पे क्या होगा, पानी घिरा हुआ होगा भूमि से। तो जब पानी तीनों तरफ से भूमि से घिर जाए, तो उस पानी को, उस जल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे खाड़ी। तो जो बंगाल की खाड़ी आप देख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। ये वाला जो पानी है, ये वाला जो आप समुद्र, इधर भूमि है, तो ये वाला जो समुद्र वाला भाग है, इधर से भी, इधर से भी, तीनों तरफ से आपका घिर गया है जमीन से, इसीलिए ये वाला जो समुद्री इलाका है उसको हम लोग बोलेंगे खाड़ी। और बंगाल की तरफ है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी में आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, समुद्र का वह भाग जो तीनों ओर से भूमि से घिरा हो। तो जब समुद्री वाला भाग, समुद्र वाला जो जल है, तीनों तरफ से भूमि से घिर जाए, जमीन से घिर जाए, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं खाड़ी बोलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी मतलब वहां पे जो समुद्र है पूरा ओर से भूमि से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। तो एक ओर से तो खुला होगा, समुद्र में मिलेगा वो, और तीनों तरफ से वो मिट्टी से, जमीन से घिरा होगा, उसको खाड़ी बोलेंगे। एक होता है आपका आइलैंड, द्वीप। तो द्वीप मतलब ऐसा भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरा, जो चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, चारों तरफ से पानी से घिरेगा तो द्वीप बोलेंगे। और तीन तरफ से अगर वो पानी से घिरेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे, प्रायद्वीप। अब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से। हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो देखिए श्रृंखला का मतलब क्या है, श्रेणी का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी, इसका मतलब क्या है। देखिए हम लोग के दिमाग में क्या था, पहाड़ जो होगा ऐसे उठा होगा, तो पहाड़ एक ही थोड़े होता, ऐसे तो उठा होगा, हो गया नहीं। जब पहाड़ को आप देखिएगा तो ऐसे एक ही जगह नहीं रहता, ये उठा होगा, फिर नीचे होगा, फिर ऐसे उठा होगा, फिर ऐसे, पूरा बहुत सारा पहाड़ होता है, बहुत सारा पर्वत होता है। तो ये पूरा एक श्रृंखला होता है, एक समूह होता है। पहाड़ आपको एगो नहीं मिलेगा सीधा खड़ा हो गया पहाड़, नहीं, पहाड़ का बहुत सारा भाई बहन सब होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये पहाड़ ऐसे 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 बहुत सारा है, फिर इधर भी होगा, पीछे भी होगा, इन्हें ये लाइन में जाता है, इसे इधर भी होगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो पूरा एक क्षेत्र होता है पहाड़ का, याद रखिएगा। इसीलिए इसको श्रेणी बोलते हैं, याद रखिएगा, या इसी को श्रृंखला भी बोलते हैं। श्रेणी बोलिए या श्रृंखला बोलिए।
तो हिमालय जो है एक पहाड़ का नाम नहीं है, पूरा एक श्रृंखला है, इसमें बहुत सारा पर्वत है, ठीक है। और सभी पर्वत का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसका ये जो ऊपर वाला भाग है, इसका जो ऊपर वाला भाग है, इसका जो ऊपर वाला भाग है कोना वाला, इसको बोलते हैं चोटी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, चोटी, ठीक है। इसका भी ऊंचा वाला जो भाग है, इसका भी ऊंचा वाला भाग है, इस सबको क्या बोलेंगे, चोटी बोलेंगे। इसी हिमालय में अगर हम बात करेंगे तो जो पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है ना, अब इसी में जो सबसे ऊंचा चोटी है उसी को हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंचा है। कितना ऊंचा है भैया, $8848 मीटर के करीब है, 8.5 किलोमीटर ऊंचा है। समझे कितना ऊंचा है। तो हिमालय जो है एक विशाल प्राकृतिक दीवार की तरफ है, बहुत बड़ा दीवार है जो पहाड़ों से बना हुआ है, ठीक है। इसका पूरा लंबाई का अगर हम बात करेंगे तो 2500 किलोमीटर पूरा हिमालय पर्वत जो है, उसका जो पूरा समूह है, जो श्रेणी है, जो श्रृंखला है, उसका लंबाई है। अब इसमें अधिकतर जो आप देखिएगा, जो शिखर आप देखिएगा, जो चोटी आप देखिएगा, चोटी को शिखर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ना ऊंचा जो शिखर हो गया वो आपको ध्यान में रखना है, माउंट एवरेस्ट। तो इस बहुत सारा चोटी होगा और अधिकतर चोटी इसका, अधिकतर शिखर इसका 8000 से अधिक है। बहुत सारा ऐसा पहाड़ होगा जिसका चोटी जो है 8000 मीटर से अधिक है। इसीलिए हिमालय को हम लोग प्यार से 8000 भी बोलते हैं, 8000। इसका मतलब ये नहीं है इसका दाम 8000 है, 8000 मतलब इसमें बहुत सारा पहाड़ ऐसा है, पर्वत ऐसा है जिसका चोटी 8000 मीटर से अधिक है। 8000 मीटर मतलब 8 किलोमीटर से भी ऊंचा। 1 किलोमीटर जाने में हालत खराब हो जाता है, 2 किलोमीटर में, 8 किलोमीटर ऊंचाई है उसका। अब यह जो पर्वत है भैया बहुत बड़ा है, बहुत दूर में फैला है, तो इसमें बहुत सारा देश आ जाता है। तो बहुत सारा देश में यह फैला है, भारत हो गया, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, चीन में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। ये सब देश में हिमालय पर्वत जो है पूरा फैला हुआ है। अब एशिया का जल शिखर कहते हैं भैया, पूरा एशिया में जो पानी मिलता है, जो नदी निकलता है, इसी से निकलता है। क्योंकि भैया पहाड़ जो है उसके ऊपर क्या रहता है, बर्फ रहता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ, वही बर्फ पिघलता है, नदी के रूप में बाहर निकलता है, वही नदी जो है पूरा एशिया में फैला हुआ है। तो हिमालय की बर्फ पिघलकर सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जैसा पूरा एक तंत्र बनाता है। अब ये बड़ा बड़ा नदी है और इसमें छोटा छोटा नदी आके मिल जा रहा है, तो हजारों नदियों का समूह होता है ये सब। इसलिए एशिया का जल शिखर कहा जाता है किसको, हिमालय को। याद रखिएगा, हिमालय को एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है, इसे 8000 भी कहा जाता है। ये नदियां, अब इसी नदी से भैया पानी भी मिल गया पीने के लिए, खेती भी हो गया, और जो उद्योग है उसको पानी होनी चाहिए तो उसको पानी भी मिल गया। और इसके द्वारा जो नदी समुद्र में जब जाके मिलेगा तो उसके द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी उपजाऊ मिट्टी वहां तक पहुंच गया। बहुत सारा फायदा है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है भैया। हिमालय को हम लोग बहुत ही पर्वत मानते हैं और वहां पे बहुत सारा मंदिर है, बहुत सारा मठ है और बहुत सारा तीर्थ स्थल है जहां पे लोग हम लोग जाते हैं ना। तो सिर्फ नदी ही नहीं निकल रहा है, वहां पे बहुत सारा मंदिर भी है, एक आस्था है, मठ है और बहुत सारा तीर्थ स्थल है जहां पे हम लोग जाते हैं। यहां पे एक शब्द याद रखिएगा, गोमुख क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट है। गोमुख और भागीरथी। देखिए गोमुख क्या होता है, ये मान लीजिए पहाड़ है, तो ऊपर से थोड़े आपका पानी निकलेगा, नीचे से ही निकलता है। तो ऐसे जो गुफा टाइप का मुंह जो होता है ना, जहां से नदी निकलता है, जहां से नदी निकलता है, ठीक है, इसी ये जो गुफा टाइप का मुंह जो है इसी को गोमुख बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहीं से पानी निकलेगा, पूरा अंदर से पानी आता है। यह जो आप दरवाजा टाइप का देख रहे हैं, गुफा टाइप का, यही गोमुख होता है। तो ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम गोमुख से होता है, जो गंगोत्री हिमनद का मुख्य भाग होता है। जो गंगोत्री हिमनद का मुख है
उत्तराखंड में। मतलब इसका क्या है, तो देखिए यहां से जो नदी निकलता है ना, याद रखिएगा, यह जो आपका क्षेत्र है, यह जो गुफा टाइप का देख रहा है, ये गोमुख होता है। और यहां से जो नदी निकलता है वो आपका भागीरथी नदी होता है, याद रखिएगा, भागीरथी नदी। यही नदी आगे जाकर अलकनंदा नदी से मिल जाता है और उसका नाम हम लोग देते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी वास्तविक में दो नदियों का मिश्रण होता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यह जो भागीरथी नदी मतलब गंगा नदी जो निकल रही है वो एक हिमनद से निकल रही है जिसका नाम है, याद रखिएगा, गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद क्या होता है, ऐसा पहाड़ जो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे याद रखिएगा हिमनद होते हैं। यह जो हिमनद है इसका नाम है गंगोत्री, यहीं से गंगा निकलता है, गंगा से गंगोत्री याद रखिएगा, और यमुना का यमुनोत्री याद रखिएगा। ठीक है, तो यह जो गंगोत्री हिमनद है यहीं से भागीरथी नदी निकलता है जो आगे जाकर अलकनंदा से मिल जाता है और इसको हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। यह जो आप मुंह देख रहे हैं, यह जो हिमनद का मुख है इसको हम लोग गौमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौमुख। ठीक है, यह कहां पर है, उत्तराखंड में ये हिमनद है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करें हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। तो देखिए यह जो हम लोग पृथ्वी देख रहे हैं उसके नीचे जो होता है बहुत बड़ा बड़ा प्लेट होता है, खाने वाला प्लेट नहीं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, 6-7 टुकड़ा है जो चलते रहता है, घूमते रहता है। और जब ये आपस में टकराते हैं ना, इसी के कारण वहां से ऊर्जा निकलता है जिसके कारण पूरा जो पृथ्वी होता है कंपन करने लगता है, मतलब भूकंप आ जाता है। तो भूकंप जो है इन्हीं प्लेटों के टकराने के कारण आता है। अब कभी कभी क्या होता है, हल्का टकराव हुआ, कभी कभी ज्यादा टकराव होता है। तो याद रखिएगा, कहा जाता है यह जो हिमालय पहाड़ बना है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। अब दोनों आया, चल रहा है, टकराया और टकराने से इसमें रगड़ाहट हुआ और यहां से कुछ भूमि जो है ऊपर उठ गया और किसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और ये आज भी इसमें टकराहट चलते रहता है जिसके कारण जो है हिमालय का जो लंबाई है हर साल 5 मिलीमीटर बढ़ते जाता है। मतलब ये जो पर्वत है हिमालय नौजवान है, आज भी वो बढ़ रहा है और हर एक साल 5 मिलीमीटर बढ़ते जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा। अब पहले जो भूमि था, आज ना हम लोग देख रहे महाद्वीप का बात कर रहे हैं, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, लेकिन पहले जो था सब एक ही भूमि था, याद रखिएगा। उस भूमि का नाम है, याद रखिएगा, गोंडवाना भूभाग। याद रखिएगा, बार बार पूछेगा। तो पहले भारत गोंडवाना भूभाग का ही हिस्सा था, ये टूट टूट कर अलग अलग महाद्वीप बन गया। तो लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया और वहां से एक पर्वत निकल गया, एक पहाड़ निकल गया जिसका नाम है हिमालय पर्वत। तो टकराव से धरातल मुड़कर ऊपर उठा और हिमालय का निर्माण हुआ। आज भी हिमालय हर साल 5 मिलीमीटर ऊपर उठते जा रहा है क्योंकि इसमें रगड़ाहट होते जा रहा है। अब हम लोग हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय जो ये श्रृंखला आप देख रहे हैं इसको 3 भाग में हम लोग बांटे हैं। तो ये पूरा हिमालय का जो श्रृंखला है 3 भाग में बांटे हैं भैया, इधर भी पहाड़ वाला है, इधर भी पहाड़ वाला है, इधर भी है। तो ऊपर वाला जो भाग है याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं, हिमाद्री। तो ऊपर वाला जो भाग है हिमालय का इसको हिमाद्री बोलेंगे या इसी को बृहद हिमालय भी बोलते हैं, बड़ा हिमालय। और ऊपर क्या होगा भैया, बर्फ होगा। तो ऊपर केवल क्या है, बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ पे पूरा बर्फीला इलाका होता है, यहाँ पे आदमी ज्यादा रहता नहीं है, गिन चुन के लोग रहते हैं। बीच वाला जो भाग है उसको याद रखिएगा, इसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, जिसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं लघु हिमालय। ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, बड़ा अच्छा क्षेत्र होता है, खूब घना भरा होता है, पूरा पेड़ पौधे लगे होते हैं, बहुत तरह के जानवर होते हैं, घाटी ओटी भी होता है। और यहाँ पे बहुत सारा घूमने वाला जो जगह है, जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब जगह पर हम लोग जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं कि नहीं, घूमने जाते हैं, जाते हैं। तो ये सब क्षेत्र इसी में आता है, हिमाचल वाला हिमालय पर्वत में। तो हिमालय पर्वत को हम लोग 3 क्षेत्र में बांट दिए, 3 भाग में बांट दिए। कैसे बांटते हैं तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऐसे पहाड़ है, ऐसे भी पहाड़ है। तो ऊपर वाला हो गया आपका, याद रखिएगा, हिमाद्री। ये वाला हो गया आपका हिमाचल, और नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं शिवालिक। नीचे वाला भाग में क्या, बर्फ होगा, थोड़ा सा ढलान होगा, यही सब होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है।
यहाँ पे पूरा बर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है, मानव बस्ती कम होता है। तो कैसे मानव रहेगा भैया, बर्फ है, ठीक से सांस नहीं ले पाएगा तो क्या रहेगा। तो वहां पे मानव संख्या बहुत ही कम है। और यहीं पे देखिए ये सबसे ऊंचा वाला भाग है ना, और जो ऊंचा वाला भाग होगा उसी को ना शिखर बोलते हैं। तो ये पूरा जो आप शिखर देखते हैं, माउंट एवरेस्ट का नाम सुने हैं, कंचनजंगा का नाम सुने हैं, ये सब ऊंचा ऊंचा चोटी होता है, ये सब ऊपर ही तो होगा। इसीलिए यह कौन सा क्षेत्र में होगा, हिमाद्री में होगा। तो हिमाद्री में ही आपको माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा और कंचनजंगा आपको मिल जाएगा, और इस तरफ बहुत सारा चोटी आपको मिलेगा। इन सबसे ऊंचा चोटी कौन हो गया, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। अगला आपको बता दें हिमाचल में, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आएगा, बीच में आएगा तो हिमाचल वाला क्षेत्र मिलेगा, जिसको लघु हिमालय भी बोलते हैं। यहाँ का जो जलवायु होगा ठीक ठाक होगा, ना ज्यादा गर्मी होगा ना ज्यादा ठंडी होगा, तभी तो लोग जाता है घूमने। दार्जिलिंग घूमेंगे, मसूरी घूमेंगे, शिमला घूमेंगे, नैनीताल जाएंगे, ठीक है, जाइए आप भी घूमिए। तो यहाँ पे खूब सारा जंगल वंगल घना होता है, बहुत तरह का जीव जंतु यहाँ पे मिलता है। अगला है शिवालिक। अब नीचे जब आइएगा ढलान की तरफ, हिमालय का जो ढलान वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे पत्थर उत्थर खूब आपको मिलेगा, वो वाला भाग आपका हो गया शिवालिक। इसी को हम लोग प्यार से बाह हिमालय भी बोलेंगे, बाहरी हिमालय नीचे की तरफ जो है, ठीक है। तो ये सबसे निचला श्रेणी होता है, इसमें आपको ज्यादातर घुमावदार पहाड़ मिलेगा। देख रहे पहाड़ जो है घुमा घुमा है, घुमा घुमा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी आपको घना जंगल मिलेगा, ठीक है। तो यह जो होता है आपका, अब यहीं से आप और नीचे आइएगा तो आपका स्टार्ट हो जाएगा मैदानी क्षेत्र है। तो हिमालय और मैदानी क्षेत्र के बीच में ये आ गया। अब हिमालय क्षेत्र में आप जाइएगा ना तो घर और जो मिलेगा पत्थर और लकड़ी का मिलेगा। देखिए नेपाल में चले जाइए, जहां पे पहाड़ी इलाका होता है ना, वहां पे जो घर और बनाता है ईटा की जगह पर वो लोग पत्थर इस्तेमाल कर लेता है। पत्थर आसानी से मिल जाएगा, उठाया टोकरी में ले आया, तो पत्थर वहां पे बहुत आसानी से मिल जाता है। ये छोटा पत्थर नहीं, बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, और उसे घर और बना लेता है। और पहाड़ी इलाका रहता है तो जंगल वंगल का कमी रहता नहीं है, लकड़ी भी आसानी से मिल जाता है, तो सस्ता घर मिल जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो उस घर को हम लोग कांठ कुन्नी घर बोलते हैं, या धज्जी देवरी, याद रखिएगा। तो हिमालय क्षेत्रों में जो घर बनता है उसको काठ कुन्नी बोलते हैं या धज्जी देवरी बोलते हैं। यह जो होता है लकड़ी उकड़ी का बनता है और पत्थर का बनता है, ध्यान रखिएगा। यह भूकंप रोधी होता है, भूकंप आएगा कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भी तो क्या है भैया, पत्थर तो ढह जाएगा, लकड़ी से चोट लगेगा नहीं, बच जाएगा, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह जो क्षेत्र है यूनेस्को का विश्व धरोहर है, तो विश्व धरोहर में भी इसका नाम है। विश्व धरोहर मतलब कुछ ऐसा ऐसा क्षेत्र होता है जिसको पूरा वर्ल्ड में नाम आता है, जिसका पूरा लिस्ट कौन करता है, यूनेस्को करता है, जो एक संस्था है। तो यूनेस्को इसको विश्व धरोहर के रूप में मानता है, किसको, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को। तो भारत का जो पहाड़ी वाला इलाका था उसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थल, मतलब रेगिस्तानी वाला जो इलाका है। अब हम लोग रेगिस्तान जैसे ही आता है दिमाग में तो हम लोग समझ लेते हैं बालू वाला भाग, रेत वाला भाग, ठीक है। लेकिन हम लोग ये भी समझ लेते हैं गर्म वाला भाग, यहाँ पे गर्मी होगा, ऐसा नहीं है। अब मरुस्थल दो तरह का, एक ठंडा वाला होता है, एक गर्म वाला होता है, ठीक है। तो भारत में दो तरह का मरुस्थल होगा, एक ठंडा वाला, एक गर्मी वाला। ठंडा वाला जो होगा उसको लद्दाख बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको शीत मरुस्थल भी बोलते हैं, मतलब ठंडा वाला मरुस्थल। एक बालू वाला मरुस्थल होता है जहां पे सिर्फ गर्मी होगा। तो यहाँ पे जो होता है शीत मरुस्थल में, याद रखिएगा, यहाँ पे जो तापमान होता है बहुत कम होता है और बहुत कम बारिश होता है। मरुस्थल जैसे ही सुनिएगा समझ जाएगा वहां पे कम बारिश होगा। तो ठंडा मरुस्थल होता है या गर्म वाला मरुस्थल होता है, दोनों जगह बारिश कम होता है। और बारिश जहां पे कम होता है ना, वहां का भूमि जो होता है उपजाऊ उतना नहीं होता है, और उसी को रेगिस्तान या मरुस्थल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यह जो लद्दाख है उसको शीत मरुस्थल भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे बारिश कम होता है और तापमान भी बहुत कम रहता है, ठीक है। तो लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पे कभी कभी तापमान जो है -30 डिग्री भी हो जाता है, ये जीरो पे हालत खराब हो जाता है, यहाँ तो -30 हो जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक झील है खारे पानी का, मशहूर झील, जिसको याद रखिएगा, पेंगोंग तसो। पेंगोंग तसो नाम याद रखो, ठीक है, पेंगोंग तसो। लद्दाख का जो भूमि है ना, देखिएगा कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का। और इस भूमि को हम लोग बोलते हैं चंद्र भूमि। क्या बोलते हैं, चंद्र भूमि। तो लद्दाख की भूमि को चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती है। तो लद्दाख का जो भूमि है ना, ऐसा लगेगा जैसे चांद पे जिस तरह का जमीन है उस तरह का है। इसीलिए
लद्दाख को हम लोग चंद्र भूमि भी बोलते हैं। अब लद्दाख में जाइएगा तो लद्दाख में जाइएगा तो ठंडा इलाका है, तो वहां पर ऐसा जानवर मिलेगा जो ठंडा इलाका में रह सकता है। जैसे याक जो होता है ना, याक भेड़ और जो होता है, ये सब आसानी से वहां पे रह सकता है, क्योंकि इसका जो बाल होता है बड़ा बड़ा होता है, जो उसको ठंडा से क्या करता है, बचाता है। तो वहां का जो प्रमुख पशु है, याद रखिएगा, याक है। उससे दूध भी मिलता है, मांस भी मिल जाता है और ऊन भी उनको मिल जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे वन जीव, जंगली जीव रहते हैं, जैसे तेंदुआ हो गया और आईबैक्स हो गया। आईबैक्स याद रखिएगा कहां पे मिलेगा, लद्दाख में। अब इसी का भाई आ जाइए जो गर्म वाला है, ठंडा वाला था लद्दाख। अब थार मरुस्थल का बात करेंगे, जो हम लोग देखते हैं राजस्थान इलाका में ना, जो भारत का पश्चिमी वाला इलाका, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये आपका थार मरुस्थल। यहाँ पे आपको बालू रेत मिलेगा। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, उसको हम लोग थार मरुस्थल वाला क्षेत्र बोलते हैं। ज्यादातर ये किस में है, राजस्थान में है। राजस्थान के अलावा यह गुजरात में भी थोड़ा सा है, पंजाब में भी थोड़ा सा है और हरियाणा में भी थोड़ा सा है, लेकिन ज्यादातर यह भाग जो है थार मरुस्थल, वो कहां पे है, राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा आपको रेत का टीला, टीला मतलब रेत का ऊंचा ऊंचा पहाड़ टाइप का आपको दिखेगा, खूब ऊंचा ऊंचा, खाल होगा, ऊंचा होगा। जलवायु यहाँ पे भैया क्या होगा, पानी तो कम होगा। ठीक है, तो पानी क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे पूरा बालू है, इसलिए बालू जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो रात में ठंडा हो जाएगा बालू तो ठंडी लगेगा, और दिन में खूब गर्म हो जाएगा तो खूब गर्मी लगेगा। तो रात में आपको ठंडा लगेगा और दिन में खूब गर्मी लगेगा। यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, जिससे जल की कमी रहती है, और वहां पे वही जीव रहेगा जिसको पानी की कमी हो, जिसका पैर बालू में नहीं धसे। तो ये सारा गुण किस में पाया जाता है, ऊंट में पाया जाता है। ऊंट का पैर चौड़ा होता है, गुदेदार होता है, जो बालू वालू में धंसता नहीं है। उसके साथ इसको प्यास कम लगता है, उसके साथ यह अपने अंदर जो है 100 दिन का खाना और पानी लोड कर लेता है। एक बार खा लेगा हुमच के, पानी पी लेगा हुमच के, और 100 दिन तक इसको जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऊपर वाले उसी हिसाब से बना दिए जे भाई, लेकिन बाकी जानवर तो रह नहीं पाएगा। तो आदमी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, तो उसके लिए वहां पे ऊंट बना दिए। तो इसलिए ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में आपको जाना है तो बाइक उठ नहीं जा पाएगा। ठीक है, रोड रोड होगा तो निकल लीजिएगा, बाकी जगह आपको रेगिस्तान वाला इलाका में ऊंट ही काम आएगा। अब हम लोग देखेंगे गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान क्या है, तो देखिए यहां पे आपका क्या था, पूरा हिमालय वाला जो पहाड़ था पूरा यहां तक था। उसके बाद क्या होगा, हिमालय पहाड़ से बहुत सारा नदी निकल रहा है, गंगा नदी निकल रहा है। तो नदी से जो यह मैदान पूरा बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं गंगा का मैदान। तो बीच में यह जो देख रहे हैं, हिमालय के बाद यह पूरा जो मैदानी क्षेत्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं गंगा का मैदान, जिसमें बिहार से लेके, यूपी से लेके, झारखंड से लेके ये सब बसा हुआ है। ठीक है, तो पूरा आपको समतल भूमि होगा, मैदानी भूमि होगा, यहाँ पे पठार और पहाड़ आपको नहीं दिखेगा। तो यह जो बना है, इसमें मुख्य रूप से 3 नदी है, याद रखिएगा, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदी के कारण यह भूमि बना है, क्योंकि नदी जब चलता है ना भाई, तो अपने साथ जो होता है बहुत सारे चीजों से, चट्टानों से, पहाड़ों से टकरा के आता है। तो अपने साथ जो वहां का जो कण होता है, बालू होता है, रेत होता है, उसको ले चलता है और ले जाके एक जगह छोड़ देता है। तो उससे जो मैदान, जो भूमि तैयार होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समतल, जिसको अपने भाषा में मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो हिमालय के दक्षिण स्थित जो विशाल, उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो समतल भूमि है, उसी को हम लोग बोलेंगे गंगा का मैदान। समतल भूमि है, किससे बना है, तो ये तीनों नदी के कारण बना है। यह जो एरिया है भाई, ये जो है, इसमें ज्यादा आबादी होगा। क्यों, क्योंकि आदमी को कैसा जगह चाहिए, समतल जगह चाहिए। समतल जगह पे क्या होगा भैया, जहां से नदी गुजरा होगा वहां पे पानी भी मिल जाएगा, उसको रहने के लिए सारा साधन मिल जाएगा, रास्ता का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग के जगह पे आएगा तो 20 गो रास्ता होगा, पहाड़ी क्षेत्र में जाएगा तो रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पे एक एक 2 रास्ता मिलेगा। लेकिन समतल जगह पे आएगा, मैदानी क्षेत्र में आएगा, तो हर तरफ रास्ते जहां से निकल जाएंगे ना। कभी कभी रास्ता टूट जाता है तो खेतों से हम लोग निकल जाते हैं। तो ये सारा फायदा है, पीने का पानी मिल जाएगा, सिंचाई के लिए भी आपको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा ना, और परिवहन जो है यहाँ पे आसान होता है, कहीं से कहीं चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा रास्ता होता है। अगला हम लोग बात करेंगे अरावली पर्वत। इसी मैदान के नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है अरावली पर्वत।
यह जो पर्वत है बहुत पुराना है, पूरे दुनिया का जो भी पर्वत पुराना है उसमें से यह एक है। यह लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराना यह पर्वत बन चुका था, 2.5 अरब वर्ष पहले ही बन चुका था। ठीक है, इस अरावली पर्वत याद रखिएगा कहां से कहां तक फैला है, तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक यह फैला हुआ है। यहाँ पे आपको दिल्ली में होगा, इधर गुजरात होगा, दिल्ली से लेकर गुजरात तक यह फैला हुआ है। कौन पर्वत? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का सबसे जो ऊंचा चोटी है याद रखिएगा उसका नाम है माउंट आबू। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारा खनिज भी मिलेगा, याद रखिएगा यहाँ पे बहुत सारा खनिज मिलेगा आपको, जैसे जस्ता हो गया, तांबा हो गया, और संगमरमर के लिए यह जो जगह है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारा किला आपको मिलेगा, क्योंकि यह जो क्षेत्र है बहुत पुराना है, बहुत पुराना पहाड़ है, बहुत मजबूत है। इसीलिए यहाँ पे राजा महाराजा जो लोग थे भारतीय, यहाँ पे बहुत सारा किला बनाए थे, मजबूत मजबूत किला बनाए थे, ताकि दुश्मन को चढ़ने में क्या हो, दिक्कत हो, और यहाँ से वो अच्छा से फायरिंग कर सके, मार सके। तो यहाँ पे आपको चित्तौड़गढ़ किला मिल जाएगा, कुंभलंगढ़ किला मिल जाएगा, रणथंभौर किला मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा आपको किला देखने को मिलेगा अरावली पर्वत में। अगला हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो जैसे ही इसके नीचे आइएगा इस पर्वत के, तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यही क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार। यह जो होता है, ठीक है, त्रिभुज के आकार का होता है, ध्यान रखिएगा, पठार। लेकिन इस पठार को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, यह जो पठार है तीनों तरफ से, इधर से और इधर से, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो यह जो पठार है, इधर से देखेंगे, पूरब में देखेंगे तो बंगाल के खाड़ी से घिरा हुआ, बंगाल की खाड़ी मतलब वहां पे जो समुद्र है उससे घिरा हुआ है, इधर अरब सागर से घिरा हुआ है, और दक्षिण में वह जो है हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो ऐसे पठार को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ऐसा पठार जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, उससे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। इसमें छोटा छोटा पठार होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें दक्कन का पठार है, मालवा पठार है, छोटा नागपुर है, इस सबको मिला के हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, क्योंकि ये सभी जो है घिरा हुआ है तीनों तरफ से पानी से, जल से। अब हम लोग बात करेंगे दक्कन का पठार। तो नीचे वाला जो आपका पठार है, इसको हम लोग दक्कन का पठार बोलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में होता है। यहाँ पे इससे 3 नदी निकलता है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारा खनिज मिलेगा, बहुत सारा जंगल मिलेगा, और यहाँ पे 2 तरह का जनजाति पाया जाता है, एक है गौंड और एक है भील। तो गौंड और भील जनजाति इसी दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। मालवा का पठार नाम आ जाए, ठीक है, उसी तरह आपका छोटा नागपुर का पठार का नाम आ जाए, तो ये सब किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अब समझेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और अगला है आपका पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। देखिए, यहां पे जो आप देख रहे हैं नीचे वाला पोर्शन जो है आपका, घाट मतलब याद रखिएगा, घाट बोलेगा तो मतलब हो जाएगा, या तट बोलेगा तो उसका मतलब हो जाएगा जहां पे भूमि और समुद्र मिल रहा है। जैसे हम लोग छठ के दिनों में छठ पूजा जब करने जाते हैं तो भोरिया घाट, सजिया घाट जाते हैं हम लोग, तो घाट पे जाते हैं। घाट मतलब भूमि है और पानी है, पोखरा हो गया, ये सब होता है कि नहीं होता है? तो पोखरा में पानी है और यहाँ पे हम लोग ऊपर क्या है, भूमि है। तो भूमि और पानी जहां पे मिलता है उसको घाट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग तट भी बोलते हैं, किनारा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा क्या है, पानी है, पूरा क्या है, पानी, पानी से घिरा हुआ है। तो ये वाला जो भाग है आपका, इसको हम लोग तट बोलते हैं, तट, किनारा, जहां पे भूमि और पानी मिल रहा है, तो इस किनारा को तट बोलेंगे। अब यहाँ पे 2 तरह का चीज होगा, एक पहाड़ वाला, क्या होगा, पहाड़ होगा, और एक मैदान होगा। तो पहाड़ वाला जो क्षेत्र है दोनों तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे घाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घाट। पूरब की तरफ जो पहाड़ होगा उसको पूर्वी घाट, और पश्चिम की तरफ जो पहाड़ होगा उसको हम लोग बोलेंगे पश्चिमी घाट। पहाड़ के बाद क्या होगा, भूमि समतल होगा जो समुद्र की ओर जाएगा। तो समुद्र और पहाड़ के बीच में जो भूमि होता है उसको हम लोग बोलेंगे तटीय मैदान। तो पूरब होगा तो उसको बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी मैदान होगा तो उसको बोलेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। तट मतलब किनारा, याद रखिएगा, किनारा मतलब जहां पे भूमि और पानी का मिलान हो रहा है। तो
तो एक हो गया आपका पश्चिमी घाट लेफ्ट में, पूर्वी घाट राइट में, बाएं दाएं ध्यान रखिएगा। तो भारत के पश्चिमी तट मतलब पश्चिमी किनारा के सामने फैली जो पर्वत श्रृंखला है उसी को पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो पश्चिम के तरफ जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी किनारा है, वहां पे जो उसके सामने जो पूरा यहां से लेकर यहां तक जो पूरा पहाड़ है उसी को हम लोग बोलेंगे पश्चिमी घाट बोलेंगे। उसी तरह पूरब में जो होगा, पूर्वी तट पर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी घाट। तो इधर वाला जो पहाड़ होगा वह होगा आपका गुजरात से केरल तक, इधर वाला जो पहाड़ होगा घाट होगा वो होगा ओडिशा से तमिलनाडु तक, इधर वाला जो पहाड़ होगा ऊंचा ऊंचा होगा, पश्चिम में ऊंचा ऊंचा होगा और क्या होगा लगातार होगा, टूट फूट नहीं होगा, सीधा। पूर्वी घाट की तरफ देखेंगे तो पहाड़ जो होगा छोटा होगा और टूट फूट होगा, बीच में गैप होगा, कहीं टूट फूट हो जाएगा, ठीक है। तो टूटा फूटा आपको पर्वत मिलेगा, सीधा आपको नहीं दिखेगा। पश्चिमी घाट का बात करेंगे भैया तो ये बाएं है मतलब अरब सागर में, और ये जो है दाएं है मतलब यह बंगाल की खाड़ी में है। कौन? पूर्वी घाट, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट में भैया यहाँ पे क्या है, ऊंचा ऊंचा पर्वत है, बहुत सारा जंगल झाड़ी है, बहुत सारा जानवर है, तो यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा है, तो यहाँ पे बारिश जो होगा अधिक होगा। लेकिन इधर जो है पेड़ पौधा कम है, विविधता कम है, जानवर वानवर कम है, तो इधर होगा कम बारिश, याद रखिएगा। भारत की तट रेखा है, इसको समझ लीजिए, तट रेखा है। देखिए भारत का अगर हम बात करेंगे सीमा का, किसका बात करेंगे? सीमा। कितना सीमा लगता है, खूब ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। तो सीमा यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा क्या हो गया, सीमा हो गया, जो किसी ना किसी देश के साथ लग रहा है। लेकिन यहां से यहां अगर हम सीमा का बात करेंगे, ये वाला किसी देश से नहीं लग रहा है, ये जल से लग रहा है। तो ये वाला सीमा जो है जल से लग रहा है, ये वाला जो सीमा है वो जमीन से लग रहा है, स्थल से लग रहा है, किसी ना किसी देश से लग रहा है, और ये वाला जल से लग रहा है, समुद्र से लग रहा है। और जो दो आपका ठीक है द्वीप समूह है उसका भी पूरा जो सीमा है वो जल से लग रहा है। तो ये वाला सीमा, इसका कुछ लंबाई होगा, इसका कुछ लंबाई होगा, और पूरा यहां से लेकर पूरा इसका एक लंबाई होगा। तो याद रखिएगा जो स्थल वाला सीमा है जो किसी देश के साथ लग रहा है, भूमि के साथ लग रहा है, वह होता है 15,200, याद रखिएगा 15,200 स्थलीय सीमा का लंबाई होता है। और जो जलीय सीमा है तो ये आपका हो गया जलीय सीमा, इसका जो लंबाई होता है याद रखिएगा, और ये वाला जो जलीय सीमा है दोनों को मिलाकर कितना होता है, 7500 किलोमीटर होता है। ये आपका 15,200 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। तो स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर, और पूरा जलीय ये वाला जल वाला और जो महाद्वीप है वो पूरा जल वाला जो सीमा होता है वो कितना होता है, 7500 होता है, ध्यान रखिएगा। तो समुद्र तट रेखा जब भी बोलेगा तो जलीय सीमा, तट रेखा मतलब जलीय सीमा, याद रखिएगा। जलीय सीमा का बात कर रहा है और स्थलीय का बात नहीं कर रहा है। तो जलीय सीमा जो होगा दो तरह का हो गया, एक समुद्र वाला और एक आपका द्वीप समूह वाला है। तो जो समुद्र वाला है वो कितना हो जाएगा आपका 7516, और जो आपका टोटल हो गया आपका टोटल, जो केवल ये वाला है, जो केवल ये वाला है, केवल यहां से यहां वाला है वो कितना है 6100, इसको मिलाकर कितना है 7500। तो 7500 में से 6100 घटा लीजिएगा तो इसका आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो आप याद रखिएगा कुल जलीय सीमा कितना हो जाएगा 7516, लक्षद्वीप जो है और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसको पूरा मिलाकर बात कर रहा है। खाली नीचे वाला बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6100, ऊपर वाला स्थलीय वाला बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 15,200। तो टोटल कितना हो जाएगा 15,200, 7516 जोड़ दीजिए, पूरा आ जाएगा सीमा भारत का, उसका लंबाई। अब पश्चिमी तटीय मैदान, तो घाट के बाद ना, घाट के बाद क्या है, मैदान है, फिर समुद्र है। तो घाट के बाद जो मैदानी वाला क्षेत्र है समुद्र के आसपास उसको बोलेंगे तटीय मैदान। पश्चिम की तरफ होगा तो पश्चिमी तटीय मैदान, पूरब की तरफ होगा तो उसको बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का मतलब पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो मैदान है, समतल भूमि है, उसको पूर्वी तटीय मैदान बोलेंगे। अब पश्चिमी तटीय मैदान, इधर जो नदी होगा छोटा होगा और तेज बहेगा, इधर जो नदी होगा लंबा लंबा होगा और धीमे धीमे आराम आराम से बहता है। इधर जो नदी होगा वो सीधा अपना जाएगा और सीधा समुद्र में मिल जाएगा, मुंह इसका जो मुहाना है वो इधर उधर भागेगा नहीं, इसीलिए इसका मुहाना होता है। लेकिन इधर वाला जो नदी होगा ना, इसे जाएगा और छितरा जाएगा,
कुछ इधर बजाएगा, कुछ इधर बजाएगा, कुछ इधर से समुद्र में चल जाएगा, कुछ इधर से चल जाएगा, कुछ इधर से चल जाएगा, और यहाँ पे आसपास बहुत सारा मिट्टी रेत कण जमा हो जाएगा, जिससे एक भूमि बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा बोलते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान में जो नदी होता है वो डेल्टा बनाता है, पश्चिमी तटीय मैदान वाला जो नदी होता है वो डेल्टा नहीं बनाता है, उसका एक मुहाना होता है, याद रखिएगा। वो सीधा नदी में जाके मिल जाएगा, तिरछा तिरछी नहीं भागेगा, छितराएगा नहीं। तो नर्मदा और ताप्ती जो है इसका मुहाना होता है, सीधा जाके समुद्र में मिल जाता है, लेकिन ये सीधा नहीं मिलेगा, छितरा के मिलेगा, जिससे यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी जमा हो जाता है, जिसको डेल्टा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सब कहां से आया, जहां से नदी निकला है वहां से सब मिट्टी को ढोते ढोते मुहाना पर खड़ा कर देता है। यहाँ पे देखिए नदी आ रहा है, बहुत सारी मिट्टी लेके आया और यहाँ पे मिट्टी को जमा कर दिया समुद्र से पहले। तो समुद्र से पहले वह जगह जहाँ पे नदी जो है मिट्टी को जमा कर देता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। तो नदी द्वारा लाई गई अवसाद से बनी जो भूमि है, अवसाद मतलब जिसमें बहुत सारा मिट्टी है, ठीक है, रेत है, बालू है, उससे जो भूमि बना उसको डेल्टा बोलेंगे। ये बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि चट्टान से, पहाड़ से, बहुत जगह से मिट्टी आ रहा है, सब में बहुत पोषण होता है, तो यह मिट्टी जो होता है बहुत ही उपजाऊ होता है। सबसे बड़ा जो डेल्टा है याद रखिएगा कौन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा है। किस नदी के कारण बना है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बना है, इसीलिए इसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं। किसको, सुंदरवन डेल्टा को। और यहाँ पे जो भूमि होता है ना, ये जो डेल्टा आपका बना है ना, पूरा इस तरह लचीला होगा, थोड़ा सा दलदली होगा, ठीक है। और वहां पे जो जंगल होता है उसको मैंग्रोव वन जंगल बोलते हैं, मैंग्रोव वन जंगल मतलब ऐसा जंगल जो दलदली इलाका में है, क्योंकि भैया वहां पे पानी है, दिन भर पानी बही रहा है। आप खुद जाके देखिए, नदी के आसपास आप देखेगा तो जो भूमि होगा, जो जमीन होगा, जो मिट्टी होगा, थोड़ा दलदली होगा कि नहीं, उसमें पानी नीचे है भाई, तो दलदली धंसते रहेगा, इसीलिए नदी के आप किनारे पे जाएगा तो जल्दी धंस जाता है। मिट्टी है लेकिन उसके नीचे पानी है। झील में चिल्का झील याद रखिएगा ओडिशा में है, और पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये बुक में दिया है, इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग बात करेंगे द्वीप समूह। तो भारत का 2 द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो आपका द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या है, तो द्वीप समझिए ऐसा जगह चारों तरफ से पानी से जो घिरा रहता है उसको द्वीप बोलते हैं, और बहुत सारा द्वीप है तो उसको द्वीप समूह बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा चारों ओर से समुद्र है, और यहाँ पे ठीक है जमीन का टुकड़ा है, मतलब भूमि है, और यह जो भूमि है छोटा 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 करके, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वीप समूह बोलेंगे। इधर भी है, लक्षद्वीप भी है, याद रखिएगा, इधर भी छोटा छोटा आपको भूमि दिखेगा, मतलब एक गांव एक शहर बस सकता है, पूरा बड़ा तो नहीं रहता है, लेकिन एक गांव और शहर आसानी से बस जाता है। तो इधर लक्षद्वीप है, उधर आपका क्या है, अंडमान और निकोबार है। तो लक्षद्वीप हो गया आपका अरब सागर के तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ, और अंडमान और निकोबार हो गया आपका पूरब की तरफ, मतलब बंगाल की खाड़ी में। तो भारत का 2 द्वीप समूह होता है, बता दिया आपको, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो होता है याद रखिएगा, ये परवाल द्वीप होता है। परवाल द्वीप मतलब यह जो बना है ना, यह जो द्वीप बना है मिट्टी से नहीं बना है, कंकड़ से नहीं बना है, रेत से नहीं बना है, यह जो बना है एक जानवर है, एक जीव होता है जो मरते जाता है, और उसका कंकाल जो होता है जल्दी खत्म नहीं होता है, तो कंकाल के ऊपर जमा होते जाता है, पथरीला हो जाता है, इसी को बोलते हैं परवाल। तो उस जो जीव परवाल है उसी के कंकाल से यह द्वीप बना है, इसीलिए इसको परवाल द्वीप बोलते हैं। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। वही अंडमान निकोबार का बात करेंगे, यह जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में है, और यहाँ पे एक ऐसा द्वीप है, इसमें तो बहुत सारा द्वीप है ना, बैरन द्वीप जो है वो आपका ऐसा है जो सक्रिय ज्वालामुखी, अभी भी जमीन से वहां पे आग पत्थर उत्तर सब पिघल पिघल के निकलता है, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं। यहाँ पे एक जेल है, बहुत ही खतरनाक जेल है, सेलुलर जेल है, जो बहुत ही खतरनाक है, और ये हम लोगों का आजादी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आजादी के समय जो लोग भी ना अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, उनसे विद्रोह करते थे, उनको अंग्रेज लोग जो होता था ना बहुत ही कड़ा सजा देता था, जिसको हम लोग बोलते थे काला पानी का सजा। बहुत भयानक सजा होता था, बहुत उसमें लोगों को जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे उनको वो लोग बहुत तकलीफ देते थे। याद रखिएगा वो जेल वहीं पर है, कि यहाँ पर अंडमान और निकोबार में। और अंडमान निकोबार जो है यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह के
बाघ वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लास्ट हम लोग बात करेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो ये आपका पूरा हिमालय वाला हो गया। यहां पे आप आइएगा तो यहां पे कुछ आपको पहाड़ दिखेगा जो मेघालय पठार में स्थित है। ठीक है, तो यहां मेघालय पठार स्थित है। इसमें 3 तरह का आपको पहाड़ दिखेगा, एक गारो, खासी और जयंतिया। पहाड़ का नाम है, याद रखिएगा। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां याद रखिएगा, पूर्व की तरफ जो ये जो पूर्वोत्तर आपके राज्य है, 7 सिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, 7 बहनें। ठीक है, जिसमें असम आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, ये सब। तो इसमें 3 तरह के आपको पहाड़ दिखेंगे, गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पे यह जो क्षेत्र है यहाँ पे खूब बारिश होता है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के नजदीक में है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश होता है ना। दूसरा चीज याद रखिएगा, एक जगह है चेरापूंजी जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होता था पूरे विश्व में। अभी के समय में सबसे अधिक जो बारिश होता है उसका नाम है मानसून ग्राम, इसी क्षेत्र में है मानसून ग्राम, वहां पर सबसे अधिक बारिश होता है। पहले चेरापूंजी हम लोग याद रखते थे बचपन में, अब नाम किसका आता है, मानसून ग्राम का। वहां पे एक गांव है आपका इस क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में, माओलिनोंग। यह जो है बहुत ही साफ सुथरा गांव है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 7 का जो पहला चैप्टर था सामाजिक विज्ञान का, भारत को, जिसमें हम लोग जाने हैं भारत का पड़ोसी राज्य क्या है ना, भारत का किस तरह विभाजित किया गया है, उसका जो भूखंड है उसको कैसे हम लोग बांटे हैं, पश्चिमी घाट की तरह, पूर्वी घाट की तरह, गंगा का मैदान की तरह, मरुस्थल की तरह, ये सारे चीज को हम लोग जान लिए। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत दिल से आपको पढ़ाते हैं। और ऐप आ गया है चैनल का, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको एकदम सस्ता में पढ़ाया जाएगा, 100 से 150 में पूरा सिलेबस आपका 1 साल का कंप्लीट करा दिया जाएगा किसी भी क्लास का। अगर 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 9 तक का सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और 100 से 150 खर्च कीजिएगा 1 साल में, मतलब महीना का आपको 10 से 15 रुपया पड़ेगा और पूरा सिलेबस हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।